नहीं तो हो सकता है एक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमारी इस टॉपिक की डिस्कशन हो चुकी थी, ओके, बट इस टॉपिक की थोड़ी रिवीजन जरूरत है क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे इसका काफी एप्लीकेशंस होने वाला है। तो फटाफट जल्दी जल्दी बता देना, व्हाट इज दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। Sir, it is the number of mole. यस, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Solute. है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 liter of solution. yes, dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, मतलब आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें कितना मोल सॉल्यूट मिलाया हुआ है। अंडरस्टूड, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन है। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन liters. लीटर्स। ठीक है ना, लीटर्स में लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब आप क्या समझते हो? 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि 1 लीटर में कितना? 1 मोल NaCl Sir, in 1 mole of solution. NaCl is dissolved in 1 liter of solution. वेरी गुड। तो आप मुझे बता सकते हो, ग्राम में बता सकते हो क्या इसके बारे में? 1 मोल NaCl का कितना मास हो सकता है? Sir, 58.5 gram. 58.5 ग्राम 1 मोल NaCl का मास है। यही मिलाई हुई है कहाँ? इन 1 liter of solution. 1 liter solution. यस, वेरी गुड। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क गया था आपको, अब इसका आंसर बता देना फटाफट। मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर कैसे सॉल्व करो? सर नहीं बना। नहीं मालूम? Sir, 18. Sir, 18. नहीं, बिल्कुल गलत। आपसे पूछा गया है मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो IIT 2003 में ये क्वेश्चन आई थी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ था कि वाटर की डेंसिटी जो होती है, इट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है ना, वाटर का 1 मिलीलीटर यदि लेते हो तो उसका मास 1 ग्राम होता है। ओके, बट देखो क्वेश्चन है कि भैया प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर तो प्योर है, तो उसमें क्या डिसॉल्व किया हुआ है? तो क्वेश्चन थोड़ा कुछ बच्चों को अटपटा लग सकता है, बट ये मान लो पानी ही पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, ऐसा मान सकते हो ना। प्योर वाटर इज डिसॉल्व इन प्योर वाटर, ये मैंने मान लिया। चलो, तो मुझे एक बात बताना, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताना, मतलब जो सॉल्यूट है वही सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट है हो गया आपका कितना? 1 लीटर, सॉल्वेंट भी 1 लीटर, सॉल्यूशन भी 1 लीटर। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ? 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। पूरा सॉल्यूशन कितना है बच्चा? 1 liter. 1000 ml. 1000 ml गया, तो सॉल्यूशन का वजन कितना है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है। ओके, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बाबू बता दे मुझे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो 1000 ग्राम, ठीक है। गिवन मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 18 5 कितना होता है? 90 ना। 55.55, ठीक है ना। तो 55.55 मोल्स आ रहा है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 55.55 कंटिन्यू रहेगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम है? 1 liter. 1 liter. तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, दिमाग में रखिएगा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55 m, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन बहुत जगह आएगी आप लोगों को। ओके, इसको याद रखना, ये याद रखने की चीज, समझ गए? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। Yes, sir. Yes. डाइल्यूशन, जब बात आती है डाइल्यूशन की तो दिमाग में आपके क्या आता है? कौन मुझे बताएगा? किसी के दिमाग में क्या आता है जब डाइल्यूशन की बात आ रही है? सर उस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है। क्या बोल रहे हो? सर उस सॉल्यूशन में और वाटर ऐड किया जाता है तो इसी को हाँ। डाइल्यूशन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। डाइल्यूट करना मतलब मान लो कि मतलब हमारे पास क्या हो गया, पेन काम करना क्यों बंद कर गया? हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और हम लोग यदि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं उसमें सॉल्वेंट, ओके, तो सॉल्वेंट ऐड करने से वो क्या हो जाती है? डाइल्यूट हो जाती है ना। तो डाइल्यूट करने का तरीका क्या होता है कि और सॉल्वेंट मिलाई जाती है, मतलब और मान लो कि पानी सॉल्वेंट है तो और पानी मिलाई जाती है। पर मुझे बताओ, क्या सॉल्यूट में कोई बदलाव करते हैं हम लोग? गुड इवनिंग सर। नो सर। सॉल्यूट में कोई बदलाव करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नो सर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कौन बच्चा अभी बड़ा जल्दी गुड इवनिंग बोला? हाँ मैं सर। लेट आए हैं क्या? चलिए, यस सर, आज लेट हो गया। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, तो डाइल्यूशन का तरीका होता है कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होती है, ओके, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? और सॉल्वेंट मिलाते हैं। तो भैया आपने और सॉल्वेंट मिलाया तो वो चीज डाइल्यूट हो गई, सिंपल सी बात है। चलो, एक पल के लिए मैं मानता हूं इसकी मोलैरिटी है m1, मोलैरिटी है m1, इसकी वॉल्यूम है मानता हूं मैं v1। अब मुझे बच्चे एक बात बताना, मैंने सॉल्यूट में कोई बदलाव नहीं किया, मैंने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड किया, ठीक है ना। देख रहे हो ना कि सॉल्वेंट बढ़ गई है ना, मैंने सॉल्वेंट सिर्फ ऐड किया। तो सॉल्वेंट ऐड करूंगा तो मोलैरिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? Sir, बदले बदलेगा सर। कोई शक नहीं, मोलैरिटी तो बदलना ही है। वॉल्यूम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा सर। बदलेगा. अच्छा, कौन बच्चा मुझे बताएगा मोलैरिटी को यदि वॉल्यूम से इंटू कर दिया जाए तो क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या आता है? देख लो, सर नंबर ऑफ मोल। मोलैरिटी को मैं क्या किया? वॉल्यूम से इंटू कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गई। ओके, तो मुझे एक बात बताना बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, बिफोर डाइल्यूशन, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन होगा? यस सर। क्योंकि सॉल्यूट में मैंने कोई बदलाव नहीं किया, मैंने तो सॉल्यूट कांस्टेंट रखा, मैंने सिर्फ सॉल्वेंट मिलाया। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज बिफोर डाइल्यूशन एंड दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन इक्वल। तो हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको वॉल्यूम दे देगा, आपको मोलैरिटी दे देगा इसका, आपको पूछ देगा इसका मोलैरिटी कितना है, ठीक है ना, और बता देगा कि कितना ऐड किए एक्स्ट्रा। तो आप लोग ऐसे सम को बना सकते हो क्योंकि सॉल्यूट कांस्टेंट रहती है। चलो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है सबसे पहले।
सर 20 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। देखो पूछा गया है कि कितना वॉल्यूम 0.2 m पोटासियम डाइक्रोमेट का जरूरत पड़ेगा ताकि आप 100 ml 0.04 m सॉल्यूशन बना पाओ। तो मुझे एक बात बताओ, 0.2 m कंसंट्रेटेड है कि 0.04 m कंसंट्रेटेड है? 0.2 m। 0.2 m कंसंट्रेटेड है। तो ठीक है ना, मैं इसको मान लेता हूं M1। ओके, हमसे क्या पूछा गया, ये कंसंट्रेटेड वाला कितना वॉल्यूम जरूरत, तो मतलब V1 पूछा गया है हमसे, यही वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, और क्या बनाना है, 100 ml V2 बनाना है, सॉरी 100 ml बनाना है, ये 0.04 am। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एंड आफ्टर इक्वेट करते हैं। M1 दिया हुआ है 0.2 m, V1 निकालना है, M2 मालूम है 0.04 हो गई बाद में, और V2 कितना बना रहे हैं, फाइनली 100 ml बना रहे हैं। तो V1 यदि सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने पे 20 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मतलब इनिशियली जो कंसंट्रेट रहेगा वो 20 सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। अंडरस्टूड? तो बनाओगे कैसे, देखो ये एक मेजरिंग सिलेंडर होती है, आप लोग जानते ही हो, मेजरिंग सिलेंडर होती है, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब मार्क रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर कंसंट्रेट ले लेने। 20 सेंटीमीटर क्यूब मैंने पहले ले लिया, ये वाला। ओके, गॉट इट। अब उसमें क्या किया मैंने, पानी डालते गया, पानी डालते गया, पानी डालते गया और मिलाते गया, तब तक पानी डाला जब तक ये 100 सेंटीमीटर क्यूब मार्क नहीं आ गया। तो मुझे 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तो मिल गया, 20 ml कंसंट्रेट था, और ये पानी मैंने 80 डाला क्या? नो सर। नो सर। मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम पानी कितना डाला, ठीक है ना, बट हाँ ये मुझे मालूम है कि मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब बनाया। बट चलो, हमसे क्वेश्चन में उतना कुछ पूछा नहीं गया था, हमसे तो ये पूछा गया था सिर्फ कि कितना इसका जरूरत है। समझ आ गया ना? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। मोलालिटी, अभी हम लोग यही वाला पढ़े थे क्या? नो सर। नो सर, वो मोलैरिटी था। मोलारिटी था। देखने में सुनने में दोनों भाई लगता है, मोलारिटी और मोलालिटी, बट दोनों में आकाश जमीन का फर्क। ओके, मोलालिटी को यदि हम लोग डिफाइन करें बच्चों, तो इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में आपने कितना मोल्स सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, समझे डिफरेंस? वहां पे क्या था, 1 लीटर वॉल्यूम में 1 लीटर सॉल्यूशन था। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट था, यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, ये कहानी। मोलालिटी को डिनोट करते हैं हम लोग छोटा m से, मोलारिटी को बड़ा M से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, सुनना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और वो भी सॉल्वेंट केजी में रहेगी, और उधर वॉल्यूम लीटर में रहता था सॉल्यूशन का। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे बताना, हर जगह तो मास पड़ा हुआ है, मास क्या चेंजेबल क्वांटिटी है? मास में यहाँ पे नापू, सूरज पे चल जाऊं, नॉर्थ पोल चल जाऊं, साउथ पोल चल जाऊं, क्या मास बदलेगा? नो सर। नो सर। मुझे एक बात बताना, क्या वॉल्यूम बदलती है?
नो सर। No, sir. वॉल्यूम नहीं बदलता है। पानी को ठंडा Depends करोगे on the situation. वॉल्यूम चेंज होता है। यदि मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। Yes, sir. वॉल्यूम चेंजेबल क्वांटिटी है बेटा, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि पानी को फ्रिज में डालते हो तो आपने देखा है कि बोतल फूट जाता है, कभी का बोतल टेढ़ा हो जाता है। Yes, sir. है कि Yes, पानी sir. Crack कर जाता है. पानी जब सॉलिडिफाई करता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, Increase. Please. increase हो जाता है। तो वॉल्यूम एक चेंजिंग क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम एक चेंजिंग क्वांटिटी है, तो मुझे एक बात बताना, यदि मैं मोलैरिटी के फॉर्म में किसी सॉल्यूशन को स्टेट कर रहा हूं, मानो मैंने बोला है कि एक ये वाला सॉल्यूशन है, ये 0.5 MnACl है और ये मैंने मेजर किया है इक्वेटर पे। मान लो मैंने इक्वेटर पे मेजर किया। इक्वेटर मालूम है कहाँ, धनबाद के बगल में जो जगह है उसी को इक्वेटर बोलते हैं। No sir. किसको बोलते हैं? सर जहाँ पे अर्थ इक्वल हाफ में डिवाइड होता है सर, उसी लाइन को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है ना, इक्वेटर। अब मान लो मैं इसी को लेके चल जाता हूँ नॉर्थ पोल में, मुझे बताओ क्या मोलैरिटी में कोई बदलाव आ सकती है? यस सर। आ सकती है, आ सकती है, क्योंकि भैया वॉल्यूम बदल सकता है, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने से बदलता है। ओके, बट मुझे एक बात बताना कि मैं यदि ये वाला क्वांटिटी मोलैलिटी में किसी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता हूं, मैं जैसे मैं आपको बोलता हूं 0.5 छोटा m NaCl सॉल्यूशन, तो इसका मतलब आपने क्या समझा, जरा मुझे बताना। तो Sir, 0.5 0.5 mole moles of dissolved in present in 1 kg of 1 solid. kg of 1 kg ऑफ वाटर बोल सकते हैं, ठीक। तो मुझे एक बात बताना कि मैं इसको ये वाला जो स्टेट किया हूँ 0.5 m, मैं इक्वेटर पे स्टेट करूं, मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्टेट करूं, मैं नॉर्थ पोल चल जाऊं, मैं सूरज पे लेके इसको चल जाऊं, क्या चेंज होगा ये वाला? नो सर। No, sir. तो ये दिमाग में रखिएगा, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बट मोलैरिटी Changes with temperature. is temperature dependent. Okay, very good. तो स्टूडेंट्स कहानी यहाँ ये होती है, तो मुझे बताना कि किसी चीज की कंसंट्रेशन को, ये मोलैरिटी मोलैलिटी कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो किसी चीज की कंसंट्रेशन को आप मोलैरिटी में एक्सप्रेस करोगे तब ज्यादा मजा आएगा कि मोलैलिटी में ज्यादा मजा आना चाहिए? मोलैलिटी। मोलैलिटी में, क्योंकि मोलैलिटी मोलैलिटी है ना। कौन बोला, क्या बोला कोई? मोलैलिटी मोलैलिटी, मोलैलिटी चेंज होने वाली क्वांटिटी नहीं। ओके, चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जाए, मजा आ जाएगा। चलो कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रोसेस चाहिए। आंसर मुझे भी याद नहीं है, मुझे प्रोसेस बताओ। आई वांट द प्रोसेस। सर डेंसिटी का हेल्प से सर सॉल्यूशन का मास निकालेंगे सर, आगे और सर सॉल्यूशन ऑफ मास में से सर और सॉल्यूशन ऑफ मास से मास ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर Yes, sir. देंगे तो KCl के मास ऑफ मास को सॉल्वेंट आ माइनस जाएगा करेंगे. सर। वेरी गुड आलोक बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो, क्वेश्चन बनाने टाइम आपको मालूम है कि क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि जैसे कि हम लोग घर में कोई चलीसा उलीसा पढ़ते हैं, एकदम वैसे नहीं, ठीक है ना। जो चीज याद रहता है एकदम पढ़ते चल जाते हैं हम लोग, बट नहीं, क्वेश्चन को इस तरह पढ़ना चाहिए कि उससे डाटा ग्रैब करो, डाटा ग्रैब करो। ओके, मुझे बोला गया है मोलैलिटी निकालने, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि भैया मोलैलिटी निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, मास ऑफ Solvent. सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चाहिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 7.45 ग्राम KCl। ओके, मतलब KCl सॉल्यूट है, इतना ग्राम दिया हुआ। KCl का मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकाल ही सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 74.5। KCl का होता है ना ये। ओके, Yes, sir.
तो KCl का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया, चलो एक झंझट तो खत्म है। अब बोला गया है कि 500 ml सॉल्यूशन बनाया गया। 500 ml सॉल्यूशन है भैया, सॉल्वेंट का कोई मास तो दे नहीं है, करे तो क्या कर, तो कहानी फंसा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए, तो हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिया हुआ है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी से वॉल्यूम को इनटू कर देते हैं। डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। कितना सॉल्यूशन है टोटल 500 ml। ml। कितना आएगा ये 600 आएगा 600 ग्राम। यस सर। सॉरी ग्राम आएगा, थैंक यू, ग्राम आएगा। तो 600 ग्राम में आपका सॉल्यूट कितना है 7.45। 7.45। सॉल्वेंट कितना है दोनों का सब्सट्रैक्शन 583.55। ठीक है ना। अब मोलालिटी का फॉर्मूला अलग आराम से लगाया जा सकता है, गिवन मास ओके बाय मोलर मास, किसका सॉल्यूट का। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट मास ऑफ सॉल्वेंट। बट ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस यूनिट में है बेटा ग्राम्स। ग्राम में। इसको मैं बटे 1000 कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा, यस Yes, सर। sir. तो 1000 को ऊपर लग के चला गया, मैं सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है। अब देखो बहुत सारे बुक्स इसका एक फॉर्मूला देते हैं, बहुत सारे बुक में आपको इसका एक फॉर्मूला मिल जाएगा डायरेक्ट बनाने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी क्या निकलता है मास Mass मास of ऑफ सॉल्यूट mass of solution. माइनस क्या मास ऑफ Mass of solute. सॉल्यूट। ठीक है ना। ओके 1000 ऊपर, बट फॉर्मूला तो अपनी जगह है बेटा, फॉर्मूला कितना रट हो गया, फॉर्मूला तो सर रट। फॉर्मूला याद करने से बढ़िया सर कॉन्सेप्ट ही सीख लेंगे सर। हाँ कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट लगा लो ये वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 सम बनाओगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। ओके तो ये समझ आ गया ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी किए तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। तो कहानी सेट है। इसको कौन बताएगा, क्या सेम तरीका है, मुझे लगता है सेम ही होना चाहिए है ना, कोई दिक्कत क्या कि कुछ डिफरेंट है थोड़ा, आप कौन बताएगा मुझे। सर यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है। कैलकुलेशन। मोलैरिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी पूछा है आपसे, क्या दिमाग चलेगा यहाँ पे। कुछ बच्चा आज भी लेट आया है, मतलब अभी 2 बच्चा और घुसा है थोड़ा देर बाद। कौन कौन बच्चे हैं थोड़ा नाम बताएंगे प्लीज। अच्छा ऑफलाइन स्टार्ट होने दो, 5 मिनट लेट हो गए क्लास में घुसने दूंगा, पहले बोल देता हूँ। चलिए कोई बताएगा कैसे बनेगा। सर सबसे पहले रिलेशन निकालना होगा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। क्या अभी जरूरत कुछ है बेटा, नहीं है। देखो एक बात मैं बताता हूँ, 3m सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है 3 moles of solute dissolved in 1 liter of solution. इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, इसी का तो मोलैलिटी पूछा है। 3 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन 1 लीटर है आपका, डेंसिटी दिया हुआ है, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है, Yes sir. कितना हो जाएगा 1250 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत क्या, No problem sir. नहीं ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन 1 लीटर है, 1 लीटर है मतलब 1000 मिलीलीटर है, तो 1000 मिलीलीटर से इंटू करोगे तो 1250 ग्राम तो ही आएगी। तो ये 1250 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ओके इसमें NaCl कितना है, NaCl का मोलर मास होता है 58.5, ठीक है ना। कितना मोल है
3 moles. 3 into 58.5 क्या है? Mass NaCl of solute. सॉल्यूट है। 1250 से यदि माइनस कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। Yes, sir. मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। अब आपका मोलैलिटी निकालना तो आसानी है। 3m पहले से दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया ये, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. चलिए अब आते हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक, ओके, जिससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। हाँ, आपके बुक में इसकी डिस्कशन फिलहाल नहीं है, इस टॉपिक को बाद में पढ़ा जाता है, बट इस चैप्टर में भी यदि थोड़ा पढ़ लिया जाता है तो चीजें अच्छे समझ आती है बाद में। तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से रहते हैं अक्सर। ओके, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो ध्यान से इसको देखना है थोड़ा सा। इक्विवेलेंट वेट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इक्विवेलेंट वेट का मतलब कुछ नहीं है, इट्स मोलर मास। मोलर मास मतलब कितने मोल का मास? सर 1 मोल का मास। 1 मोल का मास। यदि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास 98 U है तो इसका मोलर मास कितना होगा? 98 ग्राम। 98 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास U रहता है, तो उसको चेंज करके ग्राम कर दो तो निकल जाता है 1 मोल का मास। ये आप लोग जानते हो ना? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी सिंपल, बस U को हटाओ, ग्राम लगाओ। अब मोलर मास तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है, एंड फैक्टर क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। देखो, एंड फैक्टर यदि किसी एलिमेंट का आपसे पूछा गया तो उसका एंड फैक्टर होता है उसकी वैलेंसी। ओके, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? इसका सर? कैल्शियम सर +2। ठीक है ना? किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर वैलेंसी होता है उसकी। किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर होता है चार्ज ऑन कैटायन स्लैश एनायन। कैटायन या एनायन पे कितना चार्ज है, ओनली चार्ज का न्यूमेरिक वैल्यू लेना है, साइन को नहीं लेना है, ठीक है ना? कैटायन या एनायन पे कितना चार्ज है उसकी सिर्फ वैल्यू को लेना है। किसी एसिड का एन फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। अच्छा बच्चा, मालूम है ना बेसिसिटी क्या होता है? यस सर। एसिड को जब पानी में डालते हो तो एक मॉलिक्यूल से कितना हाइड्रोनियम आयन 6+ आयन निकलता है सर। ये 10th क्लास में पढ़े हुए। बेसिसिटी होता है, सॉरी क्या मैं लिख दिया, बेस का एन फैक्टर होगा उसकी एसिडिटी, मतलब कितने सारे OH माइनस निकलती है, OH माइनस आयन निकलती है, ठीक है ना? स्टूडेंट मालूम है ना, जूनियर क्लास में तो ये पढ़ के आए होंगे इतना, आई सपोज। यस सर। चलो, मैं आपसे पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन बता दो कितना होगा। क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? सर 16 होगा सर। 8 सर, 8 8 होगा सर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो भैया मोलर मास और एक ऑक्सीजन का होता है 8 ग्राम, ठीक है ना? और ऑक्सीजन की वैलेंसी जब ऑक्साइड के फॉर्म में नॉर्मली रहता है तो डिवाइडेड बाय 2। सॉरी मैं भी गलत लिख गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है ना? तो 8 ग्राम हो गया, ठीक है ना? चलो कैल्शियम का बता दो। सर 10। कैल्शियम सर का 40। सर 20। सर 20। सब यस सर 20। 40 डिवाइडेड बाय 2। आलोक याद आया क्या कुछ?
यस सर, हम एटॉमिक नंबर ही ले ली। हाँ, तो ऐसा गलती मत करना। सोडियम नहीं, 23 डिवाइडेड बाय 23 सर। 2 काय का 2, सोडियम का वैलेंसी 2 होता है। नहीं सर। ओके, चलिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड पूछा गया, क्या होगा? सर 58.3 क्या? 58.5 58.5 ठीक है ना, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हो गया 58.5। न्यूमरिक चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, तो Na प्लस Cl माइनस, मतलब 1 यूनिट चार्ज है। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव मत नहीं लेना, तो 1 से डिवाइड करना है किसी एक का, तो 58.5। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, जल्दी से देखो, मैं जब तक आपको एन फैक्टर के बारे में इसका बता देता हूँ। Al 3 प्लस है, Cl माइनस है, तो ये मत समझना कि Cl 3 गो Cl है, तो टोटल 3 ही होगी, ठीक है ना। चार्ज टोटल 3 माइनस है ना, तो पॉजिटिव 3 ही लेना है, ठीक है। कितना होगा? अल्युमिनियम का 27 होता है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 कितना होगा? नहीं इंटू आता का अभी तक? 44.5 यस, वेरी गुड। अल्युमिनियम का हो गया 27 और क्लोरीन की 35.5 इंटू 3 कितना होता है? 133.5 133.5 133.5 आएगा ऊपर में, और नीचे में डिवाइडेड बाय कितना? 3। कितना आया? 44.5 इतना ही आ रहा है ना। इस केस में सर ये सर किसका आयन लेना है सर, कैटायन का या? किसी का बेटा, किसी का, वही ना, कंफ्यूज फिर हो गए क्या? देखो, ये कैटायन पे सब मिला के कितना चार्ज है? मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ रहा, 3। एनायन पे सब मिला के 3 माइनस है ना, ओके, -3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 3 ही आ रहा है, तो कोई भी ले सकते हो, कैटायन या एनायन। अंडरस्टूड? सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है ना, समझ? यस सर अच्छा, MgCl2 है, तो मुझे बताओ तो कितना से डिवाइड करोगे? सर 2 से 2 से। ताकि इसमें कंफ्यूज मत होना, 2 Cl माइनस है तो टोटल तो 2 माइनस ही चार्ज आ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड लेना। चलिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। तो जल्दी से मुझे कोई HCl के बारे में बताएगा कि इसका एन फैक्टर कितना होता है? सर 18.25 मैं एन फैक्टर पूछ रहा हूँ बेटा, कितने सारे हाइड्रोनियम आयन निकलते हैं? सर 1 सर 1। इसकी एसिडिटी 1 है, ठीक है। H2SO4 की 2 H3PO4 की 3 3 H3PO3 की 3 बॉक्सिंग देख रहा है यहाँ पे। देखो, कभी इस गलती चक्कर में मत रहना कि जितना हाइड्रोजन उतना हाइड्रोनियम आयन निकलेगा। ओके, शायद आपने जूनियर क्लास में ये पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड का हाइड्रोनियम आयन कितना निकलता है? सर 4 सर 1 निकलता है। देखो, ये गलत कॉन्सेप्ट में मत रहना। एक्चुअली क्या होता है, CH3COOH को जब आप पानी में डालते हो तो ये टूटता है आपका CH3COO माइनस और H2O और ये H प्लस आयन, ठीक है ना, बन जाता है प्लस H3O प्लस, एक ही हाइड्रोनियम आयन निकलती है। तो मतलब जितने H प्लस रिलीज होते हैं वही नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकलता है, और वही उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है ना। अब H3PO3 का यदि आप लोग पढ़ोगे सीनियर क्लास में आने के बाद, ये ध्यान में देखो, इसका कुछ डायग्राम ऐसे होता है, यदि इसको मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है ना। H3PO3
समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हाइड्रोजन जो फास्फोरस के साथ लगा हुआ है ना, ये नॉट रिप्लेसेबल है। मेरे साथ जो बच्चे 10th में थे, बच्चा मैंने ये चीज 10th में ही पढ़ा देते हूँ बच्चों, तो आप लोगों को याद रहना होना चाहिए, ये नॉट रिप्लेसेबल, ये हाइड्रोजन को आप नहीं निकाल सकते हो। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ वही रिप्लेस होगा, तो 2 ही रिप्लेस होती है। तो ध्यान देना, H3PO3 की आपकी बेसिसिटी 2 होती है, ठीक है ना? ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत? चलिए, नो सर। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो बहुत आसान है, HCl का आप निकाल सकते हो ना, कितना 36.5 डिवाइडेड बाई 1। सल्फ्यूरिक एसिड सबका याद रखना बेटा 98 होता है, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का सेम होता है, 98 होता है, ठीक है ना? ये दिमाग में रखिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 1 1, एक ही निकलेगा OH माइनस, AlOH होल थ्राइस 3 3 3, ठीक है? ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1 1, ठीक है ना? 1 इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो ना, 40 डिवाइडेड Yes, बाय sir. 1, ठीक है ना? कर सकते हो, ये वाला मैं करके दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक और चीज, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट पूछ लिया गया आपसे, ओके, तो बस उसका आपको क्या करना है, उसकी एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट जो होती है, बोलने का मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज। जैसे Al3+ का पूछ लिया, क्या होगा, ऐसा कोई बताएगा मुझे? सर 27/3 27/3 देखो, ये बताने का मेरा मकसद यही था कि बच्चों कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे कि सर अल्युमिनियम का तो 27 होता है, अल्युमिनियम 3+ का भी 27। बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या मास में कोई चेंज आती है क्या? नो सर तो सर चलिए, तो ये दिमाग में रहेगा आप लोगों को, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कमिंग टू द अच्छा टॉपिक है ये नॉर्मेलिटी। ओके, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मेलिटी का मतलब, देखो डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, छोड़ो, यहां से समझो पहले, मोलैरिटी का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? जल्दी से बताना, मोलैरिटी का number of moles by mole divided by volume of solution in liter. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना? आप मुझे एक बात बताना बच्चों, कि सिर्फ मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में जो चीज मैं बताऊंगा आराम से आपको समझ आ जाएगी, ओके? बताना समझ आई कि नहीं आई? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बस इतना फर्क होता है कि ये वाला जो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डेफिनेशन में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये वाला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन में आ जाता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ओके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय Given mass by molar mass. मोलर मास। मोलर मास। वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इतना जो मैंने पढ़ाया वो इक्विवेलेंट वेट निकालने ही सिखाना चाहता था आपको। इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए ना, कैसे निकलता है?
यस Yes, सर। sir. कैसे? बोलिए। मोलर मास डिवाइडेड बाय n सर minus डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट। n फैक्टर, ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों ध्यान से मुझे बताना, क्या मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला को ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू n फैक्टर? किसी को कोई दिक्कत क्या? नो No, सर। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने इक्विवेलेंट वेट की जगह में क्या लिखा, मोलर मास n फैक्टर ऊपर में चला गया, ठीक है ना? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेंज हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था 1 लीटर सॉल्यूशन में, यहां पे हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर। वेरी सिंपल। अब देखो, नॉर्मेलिटी को मैं थोड़ा कुछ फॉर्मूला डिराइव करता हूं जो सम्स बनाने में आपको काम आएंगे, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के जगह में मैंने लिखा गिवन मास, ठीक है ना, इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। किसी को कोई दिक्कत क्या? no, sir. नो सर। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की जगह मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट लिख दिया, गिवन मास इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताना, गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ नंबर मोल्स। ऑफ मोल्स। number of moles तो भैया मेरे, मैं नॉर्मेलिटी को लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. नहीं ना? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो बोलने का नहीं। नो प्रॉब्लम नो सर। सर। नहीं। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, ये वाला किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी। Clarity. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सर ने बताया था। तो क्या मैं लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर? किसी को कोई यस कष्ट? सर। कोनो कष्ट नहीं सर। उन्हों कष्ट नहीं, दरभंगा से हो क्या? नहीं सर। कौन गांव है आपका? चलिए, सर गांव कुछ नहीं है, सब तो शहर से ही है। अच्छा शहर से, हम तो गांव से, दरभंगा से मेरा घर है। अच्छा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। तो बच्चों इसको ध्यान देना, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसकी बुक काफी यूज आएगी आपको, और इसको एक बार डिराइव कर लेना। मैं बोलूंगा एक बार डिराइव कर लेना जिस तरह से मैं बताया। क्या दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आप लोग देख लोगे एक बार घर में? रिपीट करके देख देख लेंगे घर में। नो नीडेड और सर। ओके। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना? उसको चेंज करके मैंने लिख दिया मोलर मास बाय n फैक्टर। देख लीजिएगा। चलिए चलो एक बार हम लोग फटाफट फॉर्मूला सारे रिवाइज कर लेते हैं। चलो, मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Moles डिवाइडेड of बाय वॉल्यूम ऑफ solute divided by सॉल्यूशन। volume of solution in 1 liter. ठीक है ना? मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बता दीजिए। मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। हाँ, उससे पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना? और ये फॉर्मूला फिर बदल के बन जाता है मोलैरिटी इनटू n minus factor n माइनस नहीं बोलते बेटा, n फैक्टर ऐसे मैं लिखा हूँ।
ठीक है ना, n फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को दिमाग में रखने हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? Given mass by Given molar mass by mass into n equivalent. factor. गिवन मास By equivalent weight. बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। चलो हो गया, ये सॉल्यूट नहीं लिखते हैं, कोई चीज का भी हो सकता है। चलो इसको बनाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बनाता है। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए मोलैरिटी, सबसे पहले कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी निकालने का क्या तरीका है? सर मोलैरिटी 1.48 आ रहा 1.4 आएगा? है। 1.48। नहीं बेटा, गलत आएगा। देखो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर 0.02। 0.02 आएगा बेटा। देखो मोलैरिटी इज गिवन मास, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 74 ही आएगा, ऐसा कुछ निकालोगे तो, है ना। चलो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, तो 500 इंटू 10 टू दी पावर -3, सॉरी, हाँ कर सकते हो 10 टू दी पावर -3, या डायरेक्ट 0.5 भी लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.02 m आएगा। किसी को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं ना? बहुत बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। 0.74 डिवाइडेड बाय 74 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000, कोई दिक्कत किसी को का? नहीं। अब इसे पूरा सॉल्व कर देते, रुक जाओ। 74 इंटू 1000 हट गया डेसिमल, 74 1 जा, 74 1 जा, तो कितना आया? 0.01। ये वाला कितना हुआ? 500 1 जा, 500 2 जा, तो डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो इंटू 2/1 हो जाएगा 0.02। किसी को अब कोई कष्ट क्या मैथ में? नहीं ना? चलिए, नो सर। नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इंटू n फैक्टर n factor. n फैक्टर। कितना आ जाएगा? 0.04 n, ठीक है ना। चलिए इसको कौन सॉल्व करेगा? 0.1 m, 0.1 मोल है, ठीक है ना। 0.1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 500 ml सॉल्यूशन। सर मोलैरिटी 0.2 होगा हाँ 0.2 बहुत आसानी से निकल जाएगा। और नॉर्मेलिटी 0.4। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 500 है, तो 500 को कितना लिख सकते हैं हम? 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आ जाओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे। ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, ठीक है। देखो मान लो एक रिएक्शन हुआ, 7A प्लस 5B gives 9C प्लस 10D, ठीक है ना। देखो ये जो रिएक्शन हुआ है, इसमें A का कितना अमाउंट लगा, B का कितना अमाउंट लगा, C का कितना अमाउंट लगा, D का कितना अमाउंट लगा, ऐसे कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बट यदि आप इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हो, तो इक्विवेलेंस के कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। सिंपल सा इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट बोलता है कि ए के जितने इक्विवेलेंट के नंबर लगेंगे, बी के भी उतने ही इक्विवेलेंट्स लगेंगे, सी के उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रहेंगे, डी के उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रहेंगे, ओके। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सिंपल बोलता है कि सबके इक्विवेलेंट्स एक रिएक्शन में सेम रहते, तो मतलब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है बैलेंसिंग करने की, ओके। समझ गए? देखिए
अभी इक्विवेलेंट वेट का मैंने एक फॉर्मूला बताया आप लोगों को। बच्चों एक सेकंड रुकना तो थोड़ा सा आप लोग। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली इतने बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं ना, बच्चा तो बच्चा होता, कैसे मना करूं, खेल रहे हैं वो लोग तो। चलिए, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. आप लोग बच्चा लोग का आवाज सुनाई दे रहा था क्या? नो सर। No, sir. No. No, sir. मेरा कान दर्द दे रहा है, इतना हल्ला कर रहा था ये लोग, मैं क्या बोले। डांटना अच्छा नहीं लगता, क्या करे बच्चा लोग। अब चॉकलेट दीजिए सर, चॉकलेट दीजिए। नहीं, चॉकलेट कितना चॉकलेट डेली देंगे उसको। चलिए चलिए, इक्विवेलेंट वेट आप ध्यान से देखते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट वेट क्या बोलता है, जल्दी फॉर्मूला बताइए इक्विवेलेंट वेट का क्या होगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर। हाँ अभी तो बताया ना, इक्विवेलेंट वेट निकालने का मोलर मास बाय एन फैक्टर। पर आप लोगों को एक छोटा सा बात मैं बता दूं, equivalent weight is not always same. इक्विवेलेंट वेट हमेशा सेम नहीं रहेगा। इक्विवेलेंट वेट की कहानी डिपेंड करती है ऑन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, क्लियर हो जाएगा फंडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि आप फॉस्फोरिक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक एसिड छोड़ दो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो बिलो, सॉरी पहले अबॉव करवा लो, अबॉव 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, प्रोडक्ट बनती है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सिंपल ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आप लोग जानते हैं। यस सर, यस सर। Na2SO4 और H2O, ठीक है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, मैंने बैलेंस नहीं किया है, बैलेंस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताना, इस एसिड का क्या सारा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया? हाँ, इस एसिड के सोडियम ने सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और टोटली खुद यहाँ पे आके बैठ गया, Na2SO4 प्लस H2। तो जितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है वही ना होती है एसिडिटी। इनफैक्ट एसिडिटी नहीं, सॉरी, वही तो होती है एन बेसिसिटी। फैक्टर। हाँ बेसिसिटी बोलते हैं उसको एसिड के लिए। तो ये हो गई यहाँ पे 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई। ओके, बट यही रिएक्शन को यदि बिलो 200 डिग्री सेल्सियस करवाया जाए, ओके, तो प्रोडक्ट बनता है NaHSO4 प्लस H2। मुझे एक बात बताओ, इस एसिड का क्या दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाया? नो सर। एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है, तो इसका N फैक्टर हो गया 1। कोई दिक्कत आप लोगों को? No, sir. समझ गए? तो ये दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इक्विवेलेंट वेट एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है और रिएक्शन पे डिपेंड करती है। चलो कौन मुझे बताएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 जल्दी। आपको ये बात याद रखना है, H3PO4 की मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर होती है, ये याद रखिएगा। Sir, 32.6.
काय का यार, यहाँ पे मुझे बता एसिड का कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, पहले ये बता। 2 सर। 2 रिप्लेस हुआ है ना, CaHPO4 बनी, ओके, एक ही हाइड्रोजन निकला ना, तो यहाँ सॉरी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुई, 3 हाइड्रोजन था 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुई, तो इसकी n फैक्टर हो गई 2। तो इस एसिड का क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 98 डिवाइडेड बाय 49 सर टोटल। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत आप लोगों को? नो प्रॉब्लम। चलिए देखो, आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सिंपल सा कहानी क्या बोल रहा है कि मुझे बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जितने रहेंगे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी, will be equal to number of equivalents of C, will be equal to number of equivalents of D. Okay. अब सिंपल सा कहानी है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला आप लोग मालूम है ना, गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, है ना, गिवन मास ऑफ B डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, डायरेक्ट E लिख दिया जाता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इस तरह EQ भी लिख के छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट वेट को E लिखा जाता है, which is equal to given mass of C divided by equivalent weight of C, which is equal to given mass of D divided by equivalent weight of D. कोई दिक्कत बेटा किसी को नहीं ना, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला लिखा मैंने, ओके। तो रिएक्शन में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये वाला गिवन मास दे दिया और ये पूछ दिया, तो आप आराम से निकाल लो इन दोनों को इक्वेट कर, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कौन तुरंत आंसर देगा, देखते हैं किसका दिमाग इतना चलता है। देखो क्वेश्चन को तो यदि बनाने जाओगे तो टाइम तो थोड़ा लग जाएगा, बट इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज छिपा हुआ है कि तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन, बट मैं दोनों तरीका से आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देख भैया क्या बोला गया है कि 1.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, ठीक है, और इतना ग्राम ऑफ जिंक है, दोनों को एसिड से ट्रीट किया गया, अलग अलग ट्रीट किया गया है, ओके। तो दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकल रही है, दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकल रही है। आपको जिंक की इक्विवेलेंट वेट दी गई है, आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम पूछा गया। देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, कैल्शियम रिएक्ट करती है एसिड के साथ, तो आपको मिलता है क्या, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है ना, वही बोला कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आपको बोल रहा है कि जिंक की कुछ अमाउंट एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, तो भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और दोनों केस में सेम निकल रहा है, इसमें x ml निकल रही है तो इसमें भी x ml निकल रहा है। तो बोलने का मतलब इस रिएक्शन में मैं बोल सकता हूं क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। इस रिएक्शन में मैं बोल Yes, सकता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, और हाइड्रोजन की वेट तो दोनों केस में सेम है ना। तो कैन आई से इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मैं ऐसे बोल सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन is equal to number of equivalents of calcium will be equal to number of equivalents of जिंक। बोल सकता हूं ना। देखो मैं बोला था रिएक्शन हमेशा इक्विवेलेंट्स में होंगे, इसके जितने इक्विवेलेंट्स इतने इसके इक्विवेलेंट्स, इसके जितने इक्विवेलेंट्स इस रिएक्शन में इसके इतने इक्विवेलेंट्स, और आपको बोला गया दोनों हाइड्रोजन जो बनती है सेम बनती है दोनों केस में, ओके। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कैल्शियम के बराबर है ही जिंक के बराबर। अब देखो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या होता है, गिवन मास 1.6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, जो पूछा गया है हमसे, ओके। गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ये कितना दिया हुआ है 2.6, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32.6, ओके। क्या आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। ओके स्टूडेंट, समझ आई कि नहीं समझ आई? सर एक बार फिर से समझाइए। हाँ बताओ बेटा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखो जो आई नो कि
मतलब जो एकदम फ्रेशर 11th वाले हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इस क्वेश्चन में, टफ है क्वेश्चन थोड़ा। कोई दिक्कत? दोबारा बताना यस सर, दोबारा बताइए। दोबारा बताना, वेरी गुड। देखो बेटा इस रिएक्शन में क्या बताया गया कि कैल्शियम इतना ग्राम है, ठीक है ना, कैल्शियम इतना ग्राम है, ओके, और जिंक इतना ग्राम है। दोनों को हम एसिड से ट्रीट कर रहे हैं तो दोनों केस में हाइड्रोजन सेम निकल रहा है। एसिड से ट्रीट किया हाइड्रोजन निकला, इस केस में भी हाइड्रोजन निकला, दोनों केस में सेम निकला, ठीक है ना। बोला गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना दिया हुआ 32.6, जिंक का दिया हुआ है 32.6 इक्विवेलेंट वेट। अब कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने बोला है। मुझे बताओ दोनों केस में हाइड्रोजन जब सेम निकल रहा है तो दोनों केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। रहेगा। इसमें जितने इक्विवेलेंट्स इसमें भी इतने इक्विवेलेंट्स। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और कैल्शियम का इक्विवेलेंट सेम है कि नहीं है? यस सर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और जिंक के इक्विवेलेंट सेम है कि नहीं है? है। यस सर। गॉट इट। तो जब कैल्शियम और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट सेम है, जिंक और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट सेम है, इन दोनों का इक्विवेलेंट सेम है, तो तीनों के इक्विवेलेंट सेम है कि नहीं? यस सर। वेरी सिंपल। तो हमने इक्वेट किया और बना लो। बट एक सिंपल और कहानी बता देता हूँ। अरे भैया कैल्शियम तो एक एलिमेंट है, उसका इक्विवेलेंट वेट में क्या फर्क आएगा यार? 40 डिवाइडेड बाय 2 ही रहेगा हमेशा, 20। इतना बनाने का जरूरत तो नहीं है आपका। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका मैं बताया था ना अभी। यस सर। मोलर मास कैल्शियम की 40 और वैलेंसी कैल्शियम की तो हमेशा 2 ही रहती है, तो डायरेक्ट भी बच जाएगा ये क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन को बताओ जल्दी। बेटा ये क्वेश्चन रहने दो अभी, रुक जा, अभी ये आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, रुक जाओ। ये वाला ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? चलो बता दो। इस चैप्टर में मैं ये चीज तो पढ़ाता नहीं हूँ आप लोग, बट फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो। बताना क्या होगा इसका आंसर? सर वैसे 3, 3 and 4। इतना मारेंगे ना लोग। सर 3 3 सर होगा। 3 होगा। ये सब क्वेश्चन है यस फंसोगे। सर, यस यस सर, सर। बी होगा सर। यहाँ पे देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। 3 डेसिमल के बाद जितने नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल के बाद जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सर ये 0 कैलकुलेट नहीं होता है सर। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, ठीक है। सर बोथ ए बी होगा क्या? हमारा क्या मालूम, बोथ ए बी बोल रहा तो बोलो, हम रंग देते हैं, बताते हैं फिर +4 की -1। कॉन्फिडेंट है? हाँ सर। बट मुझे नहीं लग रहा। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम आयरन। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जो भी एकदम मतलब 11th वाले बच्चे हड़बड़ाना मत, न्यूमेरिकल पार्ट सर बी होगा क्या सर? राइट आंसर। आराम से 11th वाले बच्चे हड़बड़ाना, अरे न्यूमेरिकल पार्ट है, कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री की क्लियर है आपकी, बस न्यूमेरिकल वाली पार्ट आप थोड़ा डर रहे हो और कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला की एप्लीकेशन है और तो कुछ नहीं है यहाँ। जल्दी बताना, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम Fe। अच्छा मुझे बताना कितने नंबर ऑफ मोल्स है Fe की, ये बताओ चलो फटाफट। 10 मोल। सर 10। आयरन की 56 होती है, 10 मोल्स। चलो ठीक है, 10 मोल्स में कितने एटम होंगे वो हमको मालूम है। 1 मोल में Na होते हैं तो 10 मोल्स में 10 × Na, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन। ओके, तो 70 ग्राम नाइट्रोजन में 70 ग्राम नाइट्रोजन है, डिवाइडेड बाय 28 है। 10 हो रहा है क्या? 10 मोल आ रहा है क्या कहीं से डिवाइड करने से? नो सर। तो ये तो नहीं होगा, ये तो मतलब होगा क्या? नो सर। नहीं, यदि नो सर। अरे 28 3 जा भी कटता है, माने 3 बार में भी कटता है तो 3 3 जा मतलब 3 2 जा 6 से होगा, 10 मोल तो नहीं है पहुंचे। हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, देखते
half that of 20 ग्राम हाइड्रोजन। 20 ग्राम, अरे वाह वाह वाह, हाइड्रोजन देखो मैं यहाँ पे काला भी कर दिया था, सिंगल हाइड्रोजन है मतलब 1, कितना मोल हुआ? 20 मोल्स। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाफ हुआ 10 मोल, हुआ कि नहीं? यस सर। सर दोनों तो बराबर हो गया, नन तो नहीं होगा, बोथ है एन भी नहीं होगा। पर यदि ये 70 ग्राम एन रहता तब होता क्या, बताओ तो? यदि 70 यस सर। यस सर, हो जाता Yes, sir. हो जाता ना, 14 14 5 जा 70, हाँ ट्वाइस तब हो जाता। जिस बच्चे ने आंसर दिया था वो थोड़ा कहाँ फंसा देखा बेटा, वही किया था ना, 14 से डिवाइड कर दिया था। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर मतलब देखो आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो माथा दर्द करने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने वाला क्वेश्चन आएगा कि आप तुरंत बना लो, इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हो, क्या होगा बताओ? सी सर, सी। पक्का? सर 3 पक्का हाँ सर। सर, सी पक्का, लॉक कर दीजिए। एकदम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इन 1000 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। अरे भैया 3 मोलर तो 3m, 3m मतलब क्या होता है? 1 लीटर होता है, 1000 ml तो 1 लीटर ही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तुरंत बन जाए बच्चा से, बट कॉन्सेप्ट में फंसा तो नहीं बनेगा फिर। इतना लेट क्यों? हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड शुड बी डिकम्पोज टू ऑब्टेन इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन? सर ए। यस सर, ए आ रहा। ये आ रहा है, देखते हैं। KClO3 टूटता है, बनता है KCl प्लस O2। यदि इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कितना लगेगा? 2 2 3, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि इसका यदि हम 2 मोल लेते हैं तो इसका भी 2 मोल बनता है, और इसका कितना 3 मोल बनता है। 3 मोल बोले तो कितना होता है? 3 इंटू 22.4, 3 इंटू 22.4 कितना होता है? 67.2। तो 67.2 के लिए कितना जरूरी है? 2 मोल्स। 3 कैसे जवाब, क्या सोच के दिया जवाब? कुछ था क्या क्वेश्चन में? आसान से क्वेश्चन था। चलिए बताओ। कितना टाइम? How many gram of H3PO4 is required to completely neutralize 120 ग्राम of सोडियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो बनती है Na3PO4 प्लस H2O। बैलेंस करने आता है? जल्दी बैलेंस करो। 3 NaOH और क्या 2 2, बैलेंस हुआ क्या? देखो तो बैलेंस हुआ ना? नहीं बैलेंस हुआ, अब हो गया लगता है। हुआ क्या? नहीं हुआ सर। नो सर। पक्का? फॉस्फोरस को देखिए। सर नहीं हुआ सर। इसको जरूरत है यहाँ पे कुछ लगाने की क्या? कोई जरूरत है नहीं, वहां गलती से बैठा दी। अब बैलेंस है? यस सर। यस सर। मतलब बैलेंसिंग को अब हम सिखाएं तुम लोग को। जल्दी बताओ। 120 ग्राम NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए बोला गया है। सभी क्वेश्चन में कुछ था क्या, बताओ मुझे। कितना नो दिया? सर। अरे भैया देख, 3 मोल, 1 मोल, 1 मोल, 3 मोल। चलो ठीक है, इसके लिए इसका पूछा है कितना चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, 3 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 3 मोल कितना होता है?
NaOH का 40 होता है ना? यस Yes, सर। sir. अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ, जो 11th वाले जो भी बच्चे हैं, बच्चों आप लोगों को स्पीड नहीं ना लग रहा ज्यादा? No, sir. नहीं नो ना, सर। सिंपल सर क्वेश्चन। फॉर्मूला याद नहीं था इसीलिए नहीं बना। फॉर्मूला मारेंगे ना, कौन सी का फॉर्मूला, यहाँ पे कहाँ फॉर्मूला लगाए हैं पूछो, फॉर्मूला लगाए क्या? बोलो इक्वेशन नहीं मानते, बैलेंसिंग में टाइम लग जा रहा है तो सर वही यहाँ सर पे। वही। बैलेंसिंग में टाइम लग रहा, तुम लोग बैलेंसिंग प्रोडक्ट्स थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा था। ये वाला में फंस जाओगे, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा बनाने में, बट यदि बच्चों को फॉर्मूला मालूम हो तो तुरंत आंसर बता देगा। सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, जितना मैं करवा रहा हूँ सब PYQ है मूल कॉन्सेप्ट का। सर 10 सर। वेरी गुड आलोक। वाशिंग सोडा, सर पता नहीं पर फॉर्मूला नहीं लगाया तो 9 क्लास में याद है। तुम मालूम है हमको, तुम ऐसे ही बनाया है, वाशिंग सोडा सोच के बनाया है। ओके, क्योंकि आपने दिमाग क्या लगाया कि हाइड्रेटेड सॉल्ट ये है, 63% लॉस इन मास होता है, तो वो एनहाइड्रस बन जाता है, मतलब पूरा वाटर निकल गया, 10 ही वाटर निकल रहा है। बट इसको तरीका से यदि बनाया जाए तो मैं बता रहा हूँ, देखो वाटर का कितना मास होता है? 18 होता है एक का। यस सर। मानते हैं x गो है, तो कितना हुआ? 18x हुआ, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। तो 18x वाटर का है। सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है बच्चों? 23 टू द 46, 46 और 12 हो गया आपका 58 और 48, 58 और 48 106, ठीक है ना? इसका 106 हो गया, ठीक है ना? तो टोटल इसका कितना हो जाएगा? 106 प्लस 18x, तो दिक्कत नहीं ना? नो सर। वाटर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 बराबर 63 इज इक्वल टू 63। ठीक है ना? x सॉल्व कर लो, ठीक है? अब ये मत बोलना कि सर ये सिखा दो मुझे सॉल्व करना, ये सॉल्व कर लोगे कि नहीं? यस सर ये सब कर लेंगे। हाँ सर हो जाएगा। सर बी नंबर, सर सी। सर सी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि एक मतलब सॉरी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो एक का मास यदि फिक्स करोगे तो दूसरा, ये H2O और H2O2 बनाया, तो दूसरा आपस में ही एक रेशियो में होता है, यही होती है ना? तो यहाँ पे तो एलिमेंटे बदल गया, दोनों सेम बनना चाहिए ना। ओके, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला होगा। देखो कॉपर टू ऑक्सीजन का मास फिक्स है ना दोनों में, तो कॉपर का मास और कॉपर 2 का मास आपस में एक रेशियो में होगा। यस नॉर्मेलिटी ऑफ 0.04 m क्या है, बनाओ जल्दी। 4 सर सर 0.08। आंसर 4 है सर। बनाओ आराम से, हम टाइम दे रहे हैं आप लोग। एक्चुअली देखो बेटा, एक बात आप लोगों को बता रहा था कि रिडॉक्स आपके एक चैप्टर है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर देखे हो कि नहीं? आपके क्लास 11th में ही होगा। तो यस सर। यस सर है। वो चैप्टर पढ़ाने के बाद कुछ और चीज बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना? वहां पे मैं और थोड़ा एसिड बेस टाइट्रेशन इत्यादि वहां पे डिस्कस होगा, ठीक? सर डी नंबर। पक्का? पक्का सर। कॉन्फिडेंस ही लड़का का सही है, सही है। Which among the following is the heaviest? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, एक सर ये मॉलिक्यूल, तो बहुत ही काम आएगा। एक मॉलिक्यूल मतलब समझ रहे हो? सल्फर डाइऑक्साइड मतलब एक मॉलिक्यूल, तो यू में आएगा ना, तो यूनिफाइड मास को तो ग्राम से कंपेयर करने से रहे हैं हम लोग। 100 AME बहुत छोटा है, अब 16 और 44 कंपेयर कर लो। दिस इज अ मतलब ठीक है, मतलब इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, बट
सर सी। सी गलत आंसर। अच्छा सुनो, एक आप लोगों से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। जो भी आपके भैया या दोस्त या कोई भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और इस बार आईआईटी देना वाले हैं, तो रात 9 बजे हम लोग का यूट्यूब पे क्रैश कोर्स चल रहा है जो टोटली फ्री है, ठीक है ना। ओके 9 PM हर रात को कोर्सेज आते हैं। आपके जो भी कोई 12th में भैया हैं या 12th पास आउट भैया हैं जो इस बार आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं या मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, तो 9 PM फ्री क्रैश कोर्स चल रही है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आज मैं गैस लॉज का क्लास लेने वाला हूँ, तो 11th के बच्चों आपको तो समझ नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल चलेगा। सर आज शायद छुट्टी होगा। नहीं बेटा, आज क्लास है। कौन बोला आपको? सर वो मैथ सर बोले शायद आपसे बात करेंगे। आई डोंट नो, बट आज गैस लॉस का शायद मैं क्लास लेने वाला हूँ, देखा जाएगा जो भी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर इज, कौन सा होगा? एक मैसेज आया है। अच्छा सर का मैसेज भी आ गया, ठीक है देखा जाएगा। हम आपको बोले थे ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हो आपको मालूम होना चाहिए। रात 9 बजे क्रैश कोर्स चल रही है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने भैया के साथ शेयर करो। रात को 9 बजे क्लासेस चलती है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन 18 ml ऑफ वाटर, कौन बताएगा मुझे? ऑप्शन हाँ क्या होगा? सर बी सर, सी नहीं होगा बेटा, देखो क्या सर होगा। बी। हाँ बी राइट आंसर है, ठीक है। देखो वाटर क्या होता है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। वाटर होती है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर डेंसिटी, ओके। अब यदि 18 ml का मैं बात करूं तो कितना होगा? 18 ग्राम, कोई दिक्कत है ना? 1 मिलीलीटर का 1 ग्राम है तो 18 मिलीलीटर का 18 ग्राम होगा। तो 18 ग्राम वाटर में कितने होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होंगे ना। यस सर। 18 Yes, ग्राम मतलब क्या? 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर में Na मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। तो Na मॉलिक्यूल्स, मुझे एक बात बताना, पानी के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। 2 और 8 10, एक मॉलिक्यूल में। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? Na इंटू 10 into Na। ठीक है ना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10, ओके। चलो 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP, NTP नहीं, STP है, सॉरी। NTP थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। STP ऑक्युपाइज सर 3.2। 3.2, सर 2.8 सर 2.8। और दूगो ऑप्शन बचा, मार दो। सर 1.4। 11.4 सर। नहीं होगा। अरे सिंपल था ना बेटा, 2 ग्राम ऑक्सीजन STP पे क्या है? 22.4 लीटर, ठीक है ना। STP पे यदि ऑक्सीजन रहेगा तो उसका कितना होगा? 32 ग्राम होगा ना O2। तो दिक्कत समझ गया ना? तो देखो 32 ग्राम का होता है तुम्हारा 22.4, तो 1 ग्राम का 22.4 डिवाइडेड बाय 32, ओके। तो 2 ग्राम का 22.4 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 2, आलोक डिवाइड आता है कि नहीं? आता है ना। 16 1 जा 16 और 6 4 जा 64, 16 4 जा 64 आया।
सर हम 16 ग्राम ले लिए थे सर, इसलिए गलत हो गया। ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ हाँ है। सर, ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है। चलो ना, नेक्स्ट क्लास पीरियडिक टेबल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और ये दोनों चैप्टर को बढ़िया से सुनो, एक बात बता देता हूँ, पीरियडिक टेबल चैप्टर में स्टार्ट जब करूंगा तो सुनो मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट को अच्छे से देख के आना, मतलब बोलने का मतलब चारों क्वांटम नंबर से, 4 क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट को अच्छे से देख के आना, तब पीरियडिक टेबल समझ आएगा। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंप्लीटली बर्न किया गया एयर में, व्हाट इज द वेट ऑफ रेसिड्यू? क्या होगा? 50 ग्राम। ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करते हो तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस है ना इक्वेशन? कार्बन Yes, डाइऑक्साइड sir. यही वाली रेसिड्यू होती है, तो रेशियो तो 1:1:1 है। ओके, तो मतलब क्या है, इसका 1 मोल लोगे तो इसका भी 1 मोल, मतलब इसका 1 मोल कितना होता है? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का ऐड कर लो बच्चों, ये सब याद रखना, ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम रहेगा तो इसका कितना ग्राम मिलेगा? 56। कोई Yes, sir, दिक्कत? 56 ग्राम। अरे सबको ये सब याद है कि नहीं? ऑक्सीजन 16 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, यस सर, यस। हाँ सर, याद है। सबको बताया हुआ था मैं स्पेशली ये वाला चीज। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे? कोई दिक्कत? नो सर। ये 50 ग्राम हो गया तो ये 23 ग्राम। हर जगह फॉर्मूला नहीं काम आएगा, हर जगह लॉजिक चलाओ यार, कितना फॉर्मूला पे काम करोगे। सर बी आंसर होगा। सर बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 1 mole of a substance is present in 1 kg solvent. बाकी बच्चे, अगस्त्या मौन व्रत में हो क्या? नहीं सर। ईशान यस सर। जवाब क्या नहीं दे रहे हो? सर प्लीज से अभी। तो मयंक सिंह माइक ऑफ करके बैठा हुआ है क्या? देखो सुराइयों नहीं दे रहा उसको। मयंक सिंह सर पूछिए बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है? वही ना देख रहे हैं, मोबाइल लगता पॉकेट में सर रख- ऑन करके भाग गया होगा। हाँ, तो आईआईटी भी इससे दूर भाग जाएगा। सुरभि यस सर। बेटा समझ आ रही है सुरभि? यस सर। श्रेया रूही? यस सर। अच्छा रूही तो ये जाना बचाना हो। स्तुति? यस सर। हाँ मतलब कुछ बच्चे प्रेजेंट है। मयंक सर आप अटेंडेंस ले रहे हैं सबका? नहीं देखना पड़ेगा ना बेटा, बच्चा लोग अलर्ट है कि आईआईटी ऐसे थोड़ा निकलता है, बच्चा से ज्यादा टीचर को मेहनत करना पड़ता है। सर पक्का ऑन करके भाग गया होगा। ठीक है, उसको अभी फोन जाएगा थोड़ा देर में। यस सर। क्या हुआ मयंक, जाग गए क्या? नहीं सर, वॉशरूम गए थे। थैंक यू, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए ये वाला क्वेश्चन। सर अभी तक आप कितना चैप्टर इसमें फिनिश करवाए हैं? दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट होगा। ओके सर। आज खत्म हुआ। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। इफ यू कंसिडर दैट 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken as relative mass unit,
द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी, बहुत सारे बुक में इसका आंसर गलत देता है, बट आप लोगों को जरा सोचना है। मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना, इसी को 1U मानते हैं हम लोग। अब बोला गया है कि यदि IUPAC का मन किया और बोला कि नहीं हम स्टैंडर्ड को मानेंगे 1/6 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना, इसको हम 1U मानेंगे, तो बोल रहा है कि क्या मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बदल जाएगा। चलो मुझे एक बात बताना, मान लो आप 1 लीटर दूध लिए, ठीक है ना, ठीक है, गॉट इट। मान लो आप वो जो वजन करके देता है ना, 4 पौवा दूध लिए, ठीक है ना, गॉट इट। या मान लो मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1000 मिलीलीटर दूध दिया, ओके, और ये पौवा 250 ml का है मान लो। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको 1 लीटर दूध दूं या 1000 मिलीलीटर दूध दूं या 4 पौवा दूध दूं, दूध का जो मास है क्या बदल जाएगा क्या, यूनिट बदल जाएगा। नो सर। मास इज द टोटल कंटेंट, ओके, मास इज द टोटल कंटेंट। तो 1 मोल में तो भैया आपका पार्टिकल्स तो सेम रहेगा ना, उसमें तो 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स रहेंगे, तो उसका मास कैसे बदल सकता है, मास इज अनचेंजेबल क्वांटिटी। तो सम बुक्स आई हैव सीन वो लिखते हैं कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, आई डोंट नो, बट इट शुड बी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है ना, ये रिमेन अनचेंज हो। सर बट 1/12 की जगह 1/6 हो रहा है। हाँ, वो बोला है कि मेजरमेंट का यूनिट को बदल देंगे, ठीक है ना। मैं आपको बोलूं कि मैं 1 kg चावल दिया और आपको 1000 ग्राम चावल दिया, क्या मास डिफरेंट होगा उस चावल का। नो सर। नो सर। वही पूछा गया है क्वेश्चन कि 1/12 कार्बन 12 एटम की जगह में 1/6 यूज किया जाएगा, ठीक है। ये बताओ, the amount of zinc required to produce 224 ml of H2 at STP, NTP थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। बताइए, आसान से क्वेश्चन है, जल्दी, लास्ट ही क्वेश्चन है। देखो पहले तो इक्वेशन लिखा जाता है, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड। नहीं, देख एक सिंपल दिमाग लगा, देख कुछ नहीं है, यदि जिंक का 1 मोल है तो H2SO4 का कितना मोल होगा, 1 मोल। इसका कितना मोल होगा, 1 मोल। हाइड्रोजन का कितना बनेगा 1 मोल, तो हाइड्रोजन का 1 मोल एसटीपी पे कितना ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर, और यदि मिलीलीटर में इसको बोलूं तो कितना होगा 22,400, ठीक है, समझ गए। 22.4 को 22,400 मिलीलीटर लिख सकते हैं एसटीपी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला है कि उसको सिर्फ 224 चाहिए, तो ऐसे ट्रिक लगाओ, जो तरीके से मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन को ऐसे बनाओ। अरे फॉर्मूला पे कितना लिख लिख के बनाओगे, थोड़ा आपको क्वेश्चंस आपसे ऐसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो आपके टेक्निकल स्किल को चेक करेगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा। देखो बोल रहा है कि ये 100 टाइम्स कम है, सिंपल यही ना बोला गया है, 100 टाइम्स ही कम है ना, 224 ml, ठीक है। अब बच्चा ये 1 मोल है, तो 1 मोल जिंक का होता है 65 ग्राम, तो ये 100 टाइम्स कम होगा तो कितना होगा,
कुछ है क्या क्वेश्चन में, बोलो। नहीं ना, समझ आया? सर एक बार और बताइए ना। एक बार और फिर से देख, 1 मोल है, 1:1 रेशियो में कंबाइन किया है कि नहीं? यस सर। ये भी 1 बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। 1 मोल किसी का भाई गैस का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर। या उसको 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी बोला जा सकता है, उसको 22,400 मिलीलीटर भी बोला जा सकता है, उसको 22,400 सेंटीमीटर क्यूब भी बोला जा सकता है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोलो। यस सर। ओके, तो इतना बना 22,400, ठीक है ना। बट आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उसको सिर्फ 224 ml H2 चाहिए, तो कितना जिंक जरूरत पड़ेगा? तो उसको जिंक का कितना रिक्वायरमेंट है? डिवाइडेड बाय 100 रिक्वायरमेंट है ना। यस सर। तो 1 मोल जिंक कितना होता है? 65 ग्राम होता है ना। यस सर। तो ये भी कितना होगा? डिवाइडेड बाय 100, कम लगेगा। समझ आया? यस सर। देखो मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए ना बेटा, देखो दो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आपके दिमाग को खोल देगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ब्लाइंडली फॉर्मूला पे ये चैप्टर नहीं चलता है। ओके, आपसे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें कैलकुलेशन बहुत कम रहेंगे, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करेगा और कुछ नहीं। हाँ, इक्विवेलेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन रहते हैं, बट ठीक है, वो रीड जब पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो अभी क्या करो आप लोग, सर एक चीज पूछना था। पूछिए। सर वहाँ पे आप 100 से मतलब डिवाइड किए हैं, थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे? देखो मान लो हमको 22,400 ml हाइड्रोजन चाहिए, तो जिंक कितना जरूरत पड़ेगा? 22,400 ml कितना मोल होता है? 1 मोल, 1 मोल। ठीक है ना। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 224 ml हाइड्रोजन चाहिए उसको मात्र। तो 224 ml चाहिए तो मतलब कितना हाइड्रोजन चाहिए? इसको मैं डिवाइडेड 100। बाय 100 कर ओ दिया। तब ठीक है सर। सबको मैं डिवाइडेड बाय 100 करूंगा ना, कम, ठीक है ना। सब एक प्रोपोर्शन में यस सर, कम, हो गया। ठीक है। तो मैं वही बात बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को बना लेना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जरूर से जरूर खरीद लो यदि नहीं है आप लोगों के पास तो, ओके। और फिर उसके बाद डीपीपी को नेक्स्ट टच कर देना, और पीवाईक्यू अभी तो किए हो और बहुत करवाऊंगा मैं बाद में, काफी है इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर की तरफ से थैंक यू। इन द नेक्स्ट थैंक क्लास यू सर। क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आना, ठीक है ना, तब पीरियडिक टेबल समझ आएगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ओके टुडे, सर। बाय बाय। थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं।